संसद की बिल्डिंग पे कब्जा तो कहाँ है संसद की बिल्डिंग? कभी इसके पहले आपने उसकी चर्चा नहीं सुनी होगी। अब देखिए, जो लोग टीवी के एडिक्ट्स होते हैं, कुछ लोग जिनको जैसे नशा होता है तो नशेड़ी हो जाते हैं, तो उनको आप कुछ नहीं कर सकती हैं। वो टीवी पे जो देखेंगे वो उनकी उनकी मजबूरी है। जो गाजा ग्राउंड ऑफेंसिव है उसको आप समझ लीजिए 29 29 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था और आज करीब 15 16 दिन हो रहे हैं। आज तक इसराइल 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं कर पाए। 1 इंच। फिलिस्तीन अपना 1857 लड़ा और इसीलिए भारत की मजबूरी है कि लाख प्रो इजराइल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, उसको फिलिस्तीन खुलेआम वो विरोध नहीं कर पा रहा। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज जंग का 40वां दिन है और इस पर लगातार बात हो रही है। किस तरीके से मजलूम फिलिस्तीनियों को शिकार बनाया जा रहा है और वर्ल्ड मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत किस तरह से हमास की बात करे, हिजबुल्लाह की बात करे, हूतियों की बात करे या सऊदी अरब के स्टैंड की बात करे, इसके बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। और इन सब के बीच में एक सवाल बार बार ये बात आ रही है कि गाजा तबाह हो चुका है। गाजा की संसद को अब पूरी तरीके से हथिया लिया गया है। तो सर, आपका पल पल न्यूज में स्वागत है। अमरीश सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई जो गाजा है वो अपनी जंग हार चुका है और उसकी संसद पर क्या वाकई कब्जा हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुशबू जी आपका शुक्रिया अदा अदा करूंगा, आपके चैनल का, कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। बहुत कम लोग ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि इस तरह के काउंटर व्यू को, या एक तरह से मैं तो उसको काउंटर व्यू नहीं मानता, यही रियलिटी है। देखिए, यही बात है। गाजा की संसद पे कब्जा, इसका क्या मतलब है? गाजा में 2006 में, 2007 में जो चुनाव हुए थे उसमें हमास जीती थी। उसके बाद हमास को इजरायली सरकार ने पावर या रेकग्नाइज करने से मना कर दिया, क्योंकि वेस्ट बैंक में फतह जीती थी, यहाँ हमास जीती थी। तो उस समय यह था कि भाई एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दिया जाए, जो समझौते हुए थे सेकेंड इंतिफादा के बाद, उसके तहत चुनाव हुए। तो हमास को जब पावर में इजराइल ने रिकग्नाइज नहीं किया, उधर फतह को कर लिया, ये हमास को नहीं किया, तो हमास ने टेक ओवर कर लिया। तो हमास वहां सरकार चला रहा था। वहां समझ लीजिए, अब 2007-8 से लेके अभी तक हमास की सरकार चल रही थी। संसद की कौन सी वहां बिल्डिंग है, ये एक बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि संसद की बिल्डिंग पे कब्जा तो कहाँ है संसद की बिल्डिंग? कभी इसके पहले आपने उसकी चर्चा नहीं सुनी होगी। हम्म। तो एक तो ये बात है कि जमीन पे देखिए सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि गाजा जो है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो आप देख सकती हैं पीछे। एक उसकी सीमा इजिप्ट से लगती है, एक सीमा उसकी इजराइल से लगती है। समझ लिया आप, दिल्ली का 1/4 है वो। हम्म। मतलब दिल्ली का 20-25% है, 20 लाख आबादी लगभग है, उससे ज्यादा आबादी वेस्ट बैंक में है। हम्म। अब गाजा में जो इजराइल 7 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने जो फेंसिंग गाजा की चारों तरफ इजराइल ने की रखी थी, उसको तोड़ के हम्म। इसराइल पे हमला किया, कई इलाकों पे कब्जा भी कर लिया। जो इसराइल की गाजा ब्रिगेड है उस वो पूरी ढह गई। 300 से ऊपर उसके सिपाही मारे गए, वो सब आ चुका है। और उसके बाद जो लोग कहते हैं हमास ने एट्रोसिटीज की, ये की, उसके बारे में भी ये बात आई है कि इजरायली आर्मी ने खुद डिनाई किया है कि कुछ बच्चों का सर कलम नहीं किया गया है। जो सर के बलात्कार और ऐसी बातें आई थी वो भी डिनाई की खुद इसराइल ने। और यहाँ तक कि जो इजरायली जो उस दिन जो वो जो सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, उससे बच के जो लोग निकले, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो इजरायली आर्मी थी, इसने बदहवासी में हम ही पे गोली चला दी। ये क्रॉस फायर बहुत सारे हुए हमास को मारने के चक्कर में, उसने हम ही लोगों पे गोली, मतलब बच्चों, अपने बच्चों पे उन्होंने टैंक चला दी। ये बात डॉक्यूमेंट हो चुकी है। अब आप देखिए, इसराइल जो है वो अब वो कह रहा है कि हम हवाई हमलों के बाद गाजा के ग्राउंड, मतलब जमीन पे हम कब्जा करेंगे और हमास को खत्म कर देंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो गाजा ग्राउंड ऑफेंसिव है उसको आप समझ लीजिए 29 29 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था और आज करीब 15-16 दिन हो रहे हैं।
आज तक इजराइल 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं कर पाया, 1 इंच। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रोज कई दिशाओं से इजराइल हमला कर रहा है, अंदर घुस रहा है, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस पीछे ढकेल दे रहा है। अब देखिए, अल शिफा के बारे में बात हो रही है कि अल शिफा में इजराइल घुस गया। या अल शिफा में एक टैक्टिक्स के तहत हमास ने अलाउ किया, सोचिए, एक टैक्टिक्स के तहत हमास ने अलाउ किया कि क्योंकि इजराइल का कहना था कि अल शिफा के अंदर टनल्स हैं, जबकि उन टनल्स की एक बड़ी मजेदार कहानी है कि वो इजराइल ने खुद बनाई थी 1983 में, वो टनल्स, जब इजराइल के कब्जे में गाजा था, अपने लिए। तो अब तो इजराइल ने कहा कि हमें उनको इंस्पेक्ट करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके इंस्पेक्ट करो। उसके पहले अल शिफा में बहुत सारे मरीजों पे गोली चलाई है, इजराइल ने सब कुछ किया, फिर भी हमास ने उनको अंदर जाने दिया, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, अल शिफा में जब वो निकले उसके बाद अब वो कहाँ गए? वो जो टैंक्स अल शिफा को घेरे थे, क्या अल शिफा में उन्होंने करके कोई इजरायली झंडा गाड़ दिया? नहीं, वो टैंक सब पीछे हट रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है कि रोज हमले हो रहे हैं, रोज पीछे ढकेले जा रहे हैं, अभी तक देखिए 160, मतलब मैं उसकी 7 अक्टूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड ऑफेंसिव जब से शुरू हुआ है तब से 160 इजरायली टैंक, मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रूप कैरियर्स, ये सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इजरायली सैनिक कितने मारे गए हैं? ऑफिशियली इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि 7 अक्टूबर को करीब 319 मारे गए थे, और अभी तक है उसके करीब 43 सोल्जर्स मारे गए। और 2014 में 50 दिन की लड़ाई चली थी, 2014 में, और इजराइल के 66 सोल्जर्स मारे गए थे। और अगर हम इजरायली आंकड़ों को सही भी मान लें, क्योंकि इजरायली अपने अपने मृतकों की संख्या छुपाते हैं, हम उसको सही भी मान लें तो 43 अभी तक हो गए 15 दिन में, 50 डेज में 66 थे। अब आप बताइए कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड मीडिया हमास को आतंकी बता रहा है, हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात कर रहा है। आपने पूरा नरेटिव समझाया कि किस तरीके से ग्राउंड पर इज़राइल बिल्कुल भी नहीं सक पा रहा है। इन सारे सिनेरियो के बावजूद मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या वाक़ई इज़राइल जैसे दावा कर रहा है वो हमास को ज़मीन पर हरा पाएगा? नहीं, देखिए, यही तो बात है। हमास ने बहुत लंबे तौर पे, देखिए, एक हमास एक संगठन है, 1987 के बाद से वो जो फर्स्ट इंतफादा हुआ उसके बाद से वो वजूद में आया। लोग कहते हैं इजराइल ने उसको बनाया फतेह को कम्बैट करने के लिए, एक्चुअली वो सच्चाई नहीं है। इजराइल ने एक और संगठन को इजराइल बनाना चाह रहा था, खड़ा करना चाह रहा था, वो खड़ा नहीं हो पाया। जो वो, तो हमास को इजराइल ने नहीं, वो सेकंड इंतफादा का हमास प्रोडक्ट है। और एक लंबे समय से जो फिलिस्तीनी जो पैलेस्टाइन के आज़ादी के लिए लड़ रहे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें ये उभरा। और आप तो जानते हैं अभी भी लड़ाई में पीएफएलपी है, इस्लामिक जिहाद है, मुजाहिदीन पैलेस्टीनियन मूवमेंट है, बहुत सारे। जमीन पे आ, हमास को कैसे, मतलब ये हरा सकता है? क्योंकि हमास ने इस बार जो टैक्टिक्स लिए, हमास और पूरे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, और एक तरह से गाजा को सबने बांट लिया है कि दक्षिण पीएफएलपी संभालेगा, उत्तर ये इस्लामिक जिहाद या जो मुजाहिदीन ब्रिगेड्स हैं वो संभालेंगी, फतेह भी उसमें इन्वॉल्व है, फतेह जो है वो एक भाग संभालेगा। इसराइल का क्या हिसाब होता था कि वो पहले कि तीन तीन हिस्सों में वो गाजा को बांटता था, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और मध्य, इन 3 हिस्सों में बांटता था, और इस तरह से वो बांट के तीन तीन तरफ से अटैक करता था। हमास ने इस टैक्टिक्स को सीख लिया है और एक लंबे समय से वो स्टडी कर रहा है। इस बार हमास पूरी तरह से तैयार। इस बार आप देखिए, कल की घटना है कि हैदर स्ट्रीट एक है जहां पर 7 इजरायली सैनिक मारे गए। और वो हैदर स्ट्रीट क्या है? हैदर स्ट्रीट एक एक्सेस पॉइंट है, क्योंकि इसराइल देखिए कुछ कुछ वेस्टर्न आर्मीज की तरह ऑपरेट करता है। वो एक्सेस बनाता है, जो आप देखते हैं ना, एक्सेस जो ये एक्सेस बना दिया आपने, एक गाजा में नॉर्थ वेस्ट में, एक एक आपने दक्षिण में, उसके चारों तरफ आपने एक रेखा खींच दी, उसके हिसाब से आप अपने ऑपरेशंस करते हैं। हैदर स्ट्रीट बिल्कुल उस एक्सेस पे है जो गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। और हैदर स्ट्रीट में जैसे ही इसराइल ने घुसने की कोशिश की, 7 लोग मार दिए गए। अभी जो लेटेस्ट हमास का दावा है कि 9 लोग मारे। और इससे जो
इजरायली मृतक हैं उनकी संख्या, इसको अगर मिला लें तो 52 से 55 पहुंच जाती है। हुँ, अब आप ये देखिए, मतलब जो इजराइल के हिसाब से, हुँ, अब आप ये देखिए कि जब इस तरह की लड़ाई हो रही है कि एकदम आप डिटेल में जाइए, तो जो मैन्यूवर्स इजराइल कर रहा है हुँ, जीतने के लिए, वो मैन्यूवर्स हर जगह चेक हो रहे हैं, और वो पहले से जो रेजिस्टेंस है उनको एंटिसिपेट किए हुए है, वो लोग वहीं वहां मौजूद है। हुँ, तो ऐसी स्थिति में इजराइल घुस ही नहीं पा रहा है। हुँ, ग्राउंड इन्वेजन का मतलब क्या है? ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है कि इजराइल घुस के कम से कम कुछ तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घुस के एक डिफेंसिबल पोजीशन बनाए, हुँ, मतलब जो वहां टिकी रहे, हुँ, एक पोजीशन बनाए जो वहां टिकी रहे। तीन, मान लीजिए आप गाजा में 3 किलोमीटर घुस गए, वहां आप ठीक से एक अपना एक पोजीशन बनाइए, ट्रेंचेस बनाइए या बैरक्स बनाइए, जिसपे हमला हो तो आप उसको, हमले को आप हरा सकें। तब माना जाएगा कि आपने हाँ 3 किलोमीटर गाजा पे कब्जा किया। वो तो हुआ ही नहीं। हुँ। वो ये वो देखिए एक, जी, 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 जी। सर आप अपनी बात कंप्लीट करिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये, जब आप बेसिक चीजें नहीं हो पा रही हैं, डिफेंसिबल पोजीशंस आप वॉर जोन में नहीं बना पा रहे हैं, हुँ, आप एक तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि 1 इंच भी इज़राइल नहीं घुस पाया है गाज़ा में। हुँ। बिल्कुल। सर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि 1 इंच भी नहीं घुस पाया है, लेकिन इज़राइली मीडिया की बात करें, वर्ल्ड मीडिया की अगर हम बात करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो इज़राइली टैंक हैं, वो नहीं उड़ाए गए हैं और उनके सैनिक भी नहीं मारे गए हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ जब वीडियोज़ सामने आते हैं, तो वो फेक एविडेंस बताए जाते हैं और अमेरिकी मीडिया बाकायदा सीना ठोक के कहता है कि हमास के लोग मारे जा रहे हैं और अब तक इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर 4,000 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिसमें उनका दावा है कि 3,000 से ज़्यादा हमास के ठिकानों को ख़त्म कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप और ये कितनी सच्चाई है जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है? हम लगातार मीडिया को देख रहे हैं, वो एक ही नैरेटिव सेट कर रहा है। उस नैरेटिव में बस ये है कि गाज़ा ख़त्म हो चुका है, गाज़ा हार चुका है, हमास हार चुका है, हिजबुल्लाह का भी आज से कल में नेस्ते-नाबूद होने की खबर सामने आ जाएगी। कैसे देखा और समझा जा सकता है क्योंकि अफ़वाहों के शहर में सच्चाई तलाशना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं देखिए, एक बहुत सिंपल बात है। अब देखिए जो लोग अ, टीवी के एडिक्ट्स होते हैं, कुछ लोग जिनको जैसे नशा होता है, हुँ, तो नशेड़ी हो जाते हैं, तो उनको आप कुछ नहीं कर सकती हैं। वो टीवी पे जो देखेंगे वो उनकी उनकी मजबूरी है। वो टीवी में उनको उनकी आदत है, वो माने ना माने उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, लेकिन जो लोग सोचने समझने वाले हैं, टीवी भी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, थोड़ी रियलिटी समझना चाहते हैं, उनके दिमाग में तो ये सवाल आएगा कि 3,000 ठिकाने अगर आपने हमास के मार दिए, 500 किलोमीटर अ, की टनल्स हैं हमास के पास, गाज़ा के अंदर 500 किलोमीटर की टनल्स हैं, जो इज़राइल तक अंदर तक जाती हैं, और हुँ, कई बार वहाँ से इज़राइल के अंदर से वो सुरंगों से निकल के पीछे से मार रहे हैं टैंकों को। हुँ, तो ये, और 2014 में भी ये हुआ था, अब तो और रिफाइंड तरह से हो रहा है। हुँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, 500 किलोमीटर की जो टनल्स हैं, वो क्या 3,000 ठिकाने, ये तो हास्यास्पद है। हुँ, 3,000 ठिकाने कहाँ है, वो कहाँ गिनती हो आप कर रहे हैं? मतलब कि कौन सा ठिकाना 1, 2, ती अल-शिफा में तो कह रहे थे हमास का ठिकाना है, वहाँ तो उन्हीं का ठिकाना निकला इज़राइल का, जो हुँ, इज़राइल ने बनाया था 1983 में। हुँ, तो सवाल ये है कि मुझे हँसी आ रही है, और मैं देखिए इसमें इसमें एकदम डिटैच भाव से इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक उन्माद फैलाया जा रहा है, और इस बार सोच लिया है इसमें वेस्टर्न पावर्स ने और इजराइल ने कि हम लोग जितना झूठ चाहे बोलेंगे, देखते हैं जनता को किस हद तक गुमराह कर सकते हैं। और यही नहीं, केवल जनता को गुमराह करने की बात नहीं है, हुँ, इससे इनका ये भी मकसद है कि हमास को और वहां के रेजिस्टेंस को डिमोरलाइज कर दो, हुँ, हेजबुल्ला को डिमोरलाइज कर दो। लेकिन ये लोग इस कदर मूर्खता करेंगे, जो लोग अपनी जान पे खेल रहे हैं। हुँ, देखिए 1857 में भारत ने लड़ाई लड़ी, जो कि एक अंग्रेजों ने कहा म्यूटिनी है। फिर हुँ, 1907 में वीडी सावरकर ने किताब लिखी कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम है। हुँ, हिंदुस्तानी बहुत समय तक समझते रहे कि भाई वही जैसे हमास को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो वही चीज है कि अंग्रेज उनको लुटेरे और गदर और ये सब बोलते थे। कितने मौलाना, मतलब 60,000 से ज्यादा मौलाना फांसी लटका लटका दिए गए, पंडित ब्राह्मण एक बड़ी संख्या में शहीद हुए, दलित हुए, मतलब सब तबके, हिंदू मुस्लिम जॉइंट स्ट्रगल। हुँ, वो उसकी रियलिटी जो है हमें धीरे धीरे हमारे सामने आई, और वो उस समय की बात। आज देखिए
फिलिस्तीन अपना 1857 लड़ा है, और इसीलिए भारत की मजबूरी है कि लाख प्रो इजराइल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, उसको फिलिस्तीन खुलेआम वो विरोध नहीं कर पा रहा। सिक्योरिटी काउंसिल में भी कुछ आ रहा है तो एब्सटेन कर रहा है, या इजराइल के खिलाफ वोट करने की उसकी मजबूरी है, क्योंकि हमारी आजादी उसी पे टिकी हुई है, 1857 पे। और 1857 में मैं तो आगे कहूंगा, आप ये विषय हम लोग का नहीं है, कि बहुत सारे अरब्स यहाँ पर लड़े थे 1857 में। गुजरात और राजस्थान और इसमें बहुत सारे अरब उस समय, क्योंकि अरब में कुछ था नहीं, तो हिंदुस्तान आते थे वो मर्सिनरी सोल्जर्स बनने। और उसके बाद यहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने भी विद्रोह किया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक एक यहाँ पर जो वर्ल्ड नैरेटिव चला रहा है, उसमें उसकी पूरी कोशिश है कि पूरी ताकत झोंक दो और दुनिया को तो चलो वो कर दो, इन लोगों को डिमोरलाइज कर दो, लेकिन ये लोग तो जान देने आए हैं, इनको तुम डिमोरलाइज कैसे करोगे? ये तो 1857 में हमने देखा कि वो मतलब अब आप, मैं तो, मेरी तो किताब है 2 वॉल्यूम की, आप जानती है, 1857 पे वो तोप अंग्रेज चलाते थे और हिंदुस्तानी अपने हाथ से उनके, मतलब भागते थे उनकी तरफ, तोप पकड़ने, सोचिए हाथ से पकड़ने, मतलब लोग उड़ते आते थे, वो दौड़ते आते थे, तब तक तोप हाथ में नहीं आ जाए। इस तरह का जज्बा है। भाई आप हमास के किसी आदमी से मिले हो, किसी उससे आपने बात कभी की हो, उनका आपने जज्बा देखा हो, जो वीडियोस भी आ रहे हैं आप देखिए, उसमें कोई उनको, वो अल्लाह का नाम लेके लड़ रहे हैं, उनको कोई कहीं से कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल क्या कर रहा है। उनको बस ये है कि हम मारेंगे मरेंगे, सीधी अ, बात है, और अपनी आजादी के लिए। बिल्कुल, इसी में एक सवाल लगातार ज़हन में आता है कि पूरा दुनिया गाज़ा की तबाही दिखा रहा है, लेकिन वहीं इज़राइल की तबाही की अगर हम बात करें, तो वो हिस्सा कहीं न कहीं छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जब पूरे 40 दिनों से इस पे बारीक नज़र रखे हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि इज़राइल में कितना अभी तक नुकसान हुआ है? और क्योंकि हम बहुत हिस्से-हिस्से की बात करते हैं, हम गाज़ा में तबाही की बात करते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन इज़राइल भी तो बताया ना जाए लेकिन तबाही की ओर बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आप? और अब तक किस तरीके का सिनेरियो है इज़राइल के अंदर, ठीक। आम नागरिकों के बीच? जी, देखिए इसमें दो तरह के पहलू, इसमें इसमें दो पहलू हैं। एक तो जो आर्थिक नुकसान इसराइल का हो रहा है, क्योंकि हर दिन का खर्चा जो इसराइल का इस लड़ाई में है, वो करीब 10 से 20 मिलियन डॉलर है हर दिन का। हुँ, और इसीलिए इसराइल जो है वो यूएसए से बहुत सारी चीजें, एड, और मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मांग रहा है, पूरी पूरी मतलब बाकी यूरोपियन कंट्रीज से भी मांग रहा है। इसराइल इतनी एड क्यों मांग रहा है? इसराइल तो भारत को हथियार बेचता है, हुँ, इसराइल तो दुनिया में कई जगह हथियार सप्लाई करता है। इसराइल की खुद की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग बताई जाती है, पर कैपिटा इनकम फिलिस्तीनियों से कम 16 गुना ज्यादा है। तो ये सब चीजें, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसराइल जो है वो एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में जा रहा है। हम मुझे जो खबर है कि रेशनिंग भी शुरू होने जा रही है तेल अवीव में और उसके कुछ इलाकों में, खाने पीने की रेशनिंग। फिर उसके बाद उन्होंने हथियार बांटना शुरू किया है सेटलर्स को, अपने आम नागरिकों को, उसके लिए भी वो यूएसए से हथियार आ रहे हैं, तो वो सब है। अब दूसरी बात यह है कि जो नुकसान हो रहा है इसराइल को, कि तो आप देखिए कि जो हिजबुल्लाह ने आंकड़े पेश किए हैं, हुँ, हिजबुल्लाह ने कहा है कि 7 अक्टूबर से लेकर के, और ये मेरे ख्याल से 12 नवंबर को आया था, हुँ, 7 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक हुँ, करीब जो लेबनान और इसराइल बॉर्डर पे 65,000 सेटलर्स रहते थे, हुँ, 65,000, हुँ, वो खाली हो गए, पूरा इलाका खाली हो गया। शीबा फार्म्स तक पूरा इलाका खाली हो गया है हुँ, इधर। अच्छा ठीक है, ये है उत्तर की बात, उत्तर इसराइल। अब दक्षिण इसराइल पे आइए, जो गाजा से लगता है। हुँ, दक्षिण इसराइल में करीब 30 से 35 हजार जो सेटलर्स थे, जहां अटैक किया था हमास ने, और पूरा जो किबुट्स उसके चारों तरफ थे इसराइल के, उन पे अटैक किया था। और उसके बाद लगातार देखिए अंदर से एक लड़ाई गाजा के अंदर चल रही है, लेकिन ऐसा, मतलब अगर ये हमास हार रहा है तो वो अंदर से मिसाइल्स कैसे दागे जा रहा है? आज खुद ये कल की बात है, तेल अवीव में मिसाइल्स दागे, 3 घर प्रभावित हुए, वहां पर घर नष्ट हो गए। सोचिए तेल अवीव में हुँ, इसराइल के पास आयरन डोम है, हुँ, आयरन डोम मतलब ऐसा कवच है कि जो
इंटरसेप्ट कर लेता है मिसाइल्स को, लेकिन 7 अक्टूबर को भी हमास ने 20 मिनट में करीब 4000 रॉकेट मार दिए, तो वो आयरन डोम फेल कर गया। उसी तरह से अभी भी आप देखिए आयरन डोम फेल कर रहा है। इसराइल के निरीम इलाके में, इसराइल के ये जो कफ अज है और इस तरह की जो किबुट्स हैं, यहाँ से करीब 30 से 35 हजार सेटलर्स हट गए हैं, और इससे इसराइली बिल्कुल सकते में है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो पूरी राजनीति यही थी कि हम धीरे धीरे सेटलर्स को, जो जूइश सेटलर्स है उनको बढ़ाते जाए, फिर पूरे वेस्ट बैंक और गाजा को ले लें। ये इसराइल की एक 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 अनस्टेटेड पॉलिसी हमेशा से रही है। हम्म, और इसी हाँ वो हाँ जी जी जी, जी आप जी अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, तो वो आप बताइए, जब सेटलर्स वहां से हट रहे हैं, जो पीछे हट रहे हैं, और उनको इसराइल दोबारा नहीं बसा पा रहा है, और दो 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 फ्रंट पे ये हो रहा है, नॉर्थ इसराइल और इधर साउथ में गाजा से जो एरिया लगता है, वेस्ट बैंक में भी वो शुरू हो गया है। तो 3 जगह से इसराइल समझ लीजिए कि उसके सेटलर्स वहां पर वो दोबारा नहीं जा रहे, और लाखों की संख्या है ये, हाँ, दो लाखों की, आप देख लीजिए। जी, जी, जी। 2 तस्वीरें सामने रखी गई कि अब जो नया नक्शा पेश किया जा रहा है, उसमें ये क्या कहा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन है, वो इज़राइल के कब्ज़े में जा चुका है, पहला। दूसरी तस्वीर ये दिखाई जा रही है कि हज़ारों की संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आपने अभी बताया कि जो लोग जगह छोड़ रहे हैं, वो ज़्यादातर इज़राइली हैं और वो लोग हाँ पूरा का पूरा जो सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है वो यही है। बार-बार मेरा फ़ोकस इस बात पर इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सही जानकारियाँ लोगों के पास नहीं है। तो जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो लोग कौन हैं? और किस तरह से इज़राइल पूरी तरह से दावे कुछ कर रहा है और असलियत कुछ और है? नहीं, देखिए, इसराइल ने वार्निंग दी, ये करीब 10-12 दिनों से इसराइल वार्निंग दे रहा है कि जो उत्तर पैलेस्टीन में लोग हैं, मतलब सॉरी, जो उत्तर गाजा में लोग हैं, हुँ, वो दक्षिण की तरफ जाएं। हुँ, एक बार तो वो जाने की कोशिश की, तो वहीं इसराइल ने बॉम्ब कर दिया उनको, ये बीच में जो जो वीडियोस आए थे। हुँ, एक सलादीन स्ट्रीट है जो गाजा से थोड़ा इजिप्ट की तरफ जाती है, हुँ, वहां से भी कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, उसको भी इसराइल ने बॉम्ब कर दिया। हुँ, सच्चाई ये है कि अभी भी जो फिलिस्तीनी है वो इजराइल की बात नहीं मान रहे हैं, वो पलायन नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है, अगर पलायन कर रहे होते तो जो राफा में जो इजिप्ट और फिलिस्तीन का बॉर्डर है, उसमें लाखों लोग होते, वहां पर स्थिति बिल्कुल दूसरी तरह की होती। हुँ, वो वैसी स्थिति कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलिस्तीन पलायन नहीं कर रहे हैं। हुँ, जो भाई, अब जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख लोग हैं, उसमें से 500 हजार लोग मान लीजिए उन्होंने कोशिश की इधर की उधर आने की, वो भी मारे गए, अलग बात है, इसराइल ने ही उनको मारा, लेकिन उन्होंने कोशिश की, तो उसको दिखा के आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा माइग्रेशन हो रहा है। हाँ, ऐसी स्थिति नहीं है। हुँ, ऐसी स्थिति, आप ही बताइए कि कहाँ पर इस तरीके की एक पोजीशन, मतलब बल्कि उल्टा दिख रहा है कि इतने लोग इजरायली मारे गए, सॉरी, फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 12 हजार के ऊपर बच्चे मारे गए हैं, लेकिन लोग वहां पर डिफाइंड हैं, वहां पर हमास के और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं। हुँ। इसके कई वीडियोस हमारे सामने आए। बिल्कुल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जंग किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या वाक़ई दुनिया जिस तरह से बताया जा रहा है कि हमास आतंकी संगठन है, क्या वाक़ई हमास आतंकी संगठन है या ये जंग जो है अब हार की कगार पर हम हमास को देखें या किस तरीके से समझें इस जंग पे जब हम 40वें दिन पर आकर खड़े हैं तो सर? हमास आतंकवादी अगर है तो भगत सिंह भी आतंकवादी थे, सुखदेव भी आतंकवादी थे, 1942 में जो लोग विद्रोह किए वो भी आतंकवादी थे। तो जो हमास को आतंकवादी कह रहा है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गाली दे रहा है। हुँ, मंगल पांडे भी आतंकवादी थे, इसका मतलब। हुँ, तो कहने के बेर मतलब ये है कि ये हमास ने बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हुँ, और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। हुँ, उसके साथ जो बाकी फिलिस्तीनी ग्रुप्स हैं वो भी हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हैं। और इसराइल इसीलिए देखिए अपनी, आपने एक चीज देखी होगी कि इसराइल अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज रहा है ये कोशिश करने के लिए कि अंदर घुसें,
तो हम कोई डिफेंसिबल पोजीशन बना सके, नहीं बना पा रहा है। लेकिन इसराइल ने जो 2-3 लाख अपने रिजर्वेशन, जो उनके रिजर्विस्ट हैं, क्योंकि इसराइल की रेगुलर आर्मी नहीं है, वो मोबिलाइज करते हैं किसी ऐसे टाइम पे, तो जो 2-3 लाख लोग मोबिलाइज किए उन्होंने, वो एक साथ हमला नहीं कर रहे। वो उनको, क्योंकि गाजा एक ऐसी ऐसी जगह है कि एक साथ आप घुस ही नहीं सकते उसमें, और अगर आप घुसे तो वहां पर बहुत बड़े लेवल पे इजरायली सैनिक मारे जाएंगे। अब आप ऐसी स्थिति में देखिए, हमास जो है, ये जो जंग है, ये ऐसी जंग है जो धीरे धीरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। इसमें हिजबुल्ला आ चुका है, इसमें यमन आ चुका है, इसमें इराक, जो कि बहुत कम डिस्कशन होता है कि इराक में जो रेजिस्टेंस है, अमेरिकन जो बेसिस हैं, आपको पता है 60 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स घायल हैं इस समय इराक के अंदर और सीरिया के अंदर, क्योंकि इराक और सीरिया के एक हिस्से में अमेरिकन बेसिस हैं, वहां पर रोज मिसाइल के हमले हो रहे हैं, और अमेरिकन उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं दबे उसमें, लेकिन उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। कुछ अमेरिकन मौतें भी हुई हैं, ऐसी भी खबरें आई। अमेरिकन देखिए, अमेरिका धीरे धीरे वियतनाम वॉर की तरह इसमें शक हो घुसता चला जा रहा। अमेरिका इसमें घुसा तो चीन और रूस भी इसमें आएंगे, और उसके बाद और ईरान को हम लोग, क्योंकि ईरान के साथ सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो ईरान, और इस समय ईरान के हाथ में देखिए एक तरह से तुरुप का पत्ता है, ईरान डिक्टेट कर रहा है चीजों को। और ईरान और रशिया एक साथ लड़ चुके हैं सीरिया में, जो जो फ्री सीरियन आर्मी थी, जो अमेरिका नहीं बनवाई थी, उसके खिलाफ। और ईरान के तो जो मिलिशियाज हैं वो आईसिस से भी लड़े थे, और उसमें अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था एक थोड़े समय के लिए। तो अमेरिका जानता है कि रूस और चीन तो छोड़ दो, ईरान उनके लिए बहुत भारी पड़ जाए। अब न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है, लोग कह रहे हैं कि इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा। इस समय जो तबाही गाजा में हुई है, ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। जितने टन टीएनटी गिरी है, वो हिरोशिमा में जो टीएनटी गिरी थी, जितने टन एक्सप्लोजिव्स के, उससे दोगुना। तो अब तुम न्यूक्लियर डिवाइस इजराइल के पास, अच्छा, इजराइल इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि तुरंत रशिया जो है, उसने जैसे ये बात एक इजरायली पॉलिटिशियन ने कही, तो रशिया ने तुरंत कहा कि वहां पर इंस्पेक्टर्स भेजने चाहिए, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इजराइल के पास। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा, जहां अगर न्यूक्लियर उसकी बात आएगी तो फिर अमेरिका और फिर रशिया, चाइना, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान तक ने कहा है कि उसने कुछ खास हथियार रखे हैं इसराइल के लिए। इसराइल विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। इस समय देखिए, जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें क्योंकि रेजिस्टेंस की ये लड़ाई लंबी चलेगी अभी, और इसमें आगे पीछे होता रहेगा। धीरे धीरे इसमें इजराइल को घेरा जाएगा, और मैं मुझे मतलब इसमें ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इस लड़ाई में अंतिम फतेह फिलिस्तीनियों की ही होगी।